हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लेक्चर नंबर 5 लेकर आया हूँ मैं, जो एनसीईआरटी सिक्स्थ क्लास से लेकर +2 क्लास तक के जो एनसीईआरटी बेस्ड बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर गवर्नमेंट एग्ज़ाम में पूछे जाते, तो उसकी सीरीज को हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर कहीं भी कोई कमी रह गई हो। ठीक है, शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 251 है, अशोक ने लोगों को क्या उपदेश दिए? उत्तर, अनुष्ठान की मनाही, जन्म, यात्रा, विवाह आदि पर खर्च की मनाही अशोक द्वारा दी गई थी उपदेश में। इसके स्थान पर दूसरों के काम जैसे दासों, नौकरों से अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सबका सम्मान करना, ब्राह्मणों और श्रवणों को दान देना, मौर्य साम्राज्य के उभरने से पहले 24 चाइना की जो महान दीवार है उसका निर्माण किया गया था 2400 में। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत में कौन सा बंदरगाह काली मिर्च और मसालों के लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता था? तो इसका उत्तर है पोडुका। दक्षिण भारत में अरिकामेंडू का यह रोमन नाम था। मतलब पोडुका जो है दक्षिण भारत में अरिकामेंडू का रोमन नाम था। तमिलनाडु में यह स्थित था। इसके अलावा मुजरिम केरल, बेरीगाजा गुजरात के बंदरगाह महत्वपूर्ण थे। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ था? ये जो है 2200 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था मौर्य साम्राज्य का पतन। हिंद, यवन, पश्चिमी उत्तर और उत्तर के बाद शक मध्य एशिया को किसने हराया था? कुषाणों को हराया था। गुप्तों ने किनको हराया था? तो गुप्तों ने शुंग वंश को हराया था। मौर्य साम्राज्य का पतन कब शुरू हुआ था? 2200 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का पतन शुरू हुआ था 2200 ईसा पूर्व। सातवाहन का समय था। सातवाहन का समय 2100 वर्ष पूर्व। चोलचेर पांड्यों का काल क्या था? 2200 से 1800। पल्लव और चालुक्यों का समय था 1500। लेसन नंबर 9 है, खुशहाल गांव, समृद्ध शहर। और पहला प्रश्न है, लोहे के औजार का प्रयोग कब शुरू हुआ था? यह लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ था। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार मिले हैं। 2500 वर्ष में लोहे के औजार बढ़ने के प्रमाण मिले हैं। मतलब लोहे का इस्तेमाल ज़्यादा 2500 वर्ष में शुरू हुआ था। इनमें जंगल साफ करने के लिए कुल्हाड़ी और जुताई करने के लिए हल, फाल, हंसिया, संडसी और कुल्हाड़ी का प्रयोग होता था। अगला प्रश्न है, उपमहाद्वीप के दक्षिण और उत्तर में कौन कौन से लोग रहते थे? इसका उत्तर है 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेलल्ला कहते थे। साधारण हलवाहों को, हलवाहों मतलब हल चलाने वालों को, उणवार कहते थे। और जो भूमिहीन मजदूर थे उनको दास, कडेशियर और आदि मई आदि मलई कहते थे। अगला प्रश्न है, देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान क्या कहलाता था? देश के उत्तरी हिस्से में, इसका उत्तर है ग्राम भोजक कहलाता था, जो गांव का प्रधान होता था। वंशवाद उस समय प्रचलित था। गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी ग्राम भोजक कहलाता था। गांव का सबसे बड़ा स्वामी क्या कहलाता था? ग्राम भोजक। यह जो है कर वसूलने का काम भी देखता था। यह न्यायाधीश और पुलिस का काम भी करता था। मतलब ग्राम प्रधान ये सारे काम करता था। स्वतंत्र कृषक भी थे, जिन्हें किस नाम से जाना जाता था? जिन्हें गृहपति के नाम से जाना जाता था। स्वतंत्र कृषक गृहपति के नाम से जाने जाते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को किस नाम से जाना जाता था? वेलल्ला। तमिल में बड़े भूस्वामियों को जाना जाता था वेलल्ला के नाम से। अगला प्रश्न है, साधारण हलवाहों को किस नाम से जाना जाता था? उन्हें जाना जाता था उणवार के नाम से। साधारण हल चलाने वालों को उणवार कहा जाता था। अगला प्रश्न है, भूमिहीन मजदूर को किस नाम से जाना जाता था? दास, कडेशियर, आदिमई या आदिमलई। अगला प्रश्न है, तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं संगम साहित्य।
2300 वर्ष पूर्व स्थापित हुआ था। संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलन में इनका संकलन किया गया था। अगला टॉपिक है नगर। जातक कहानियों का संकलन किसने किया था? बौद्ध भिक्षु ने किया था जातक कहानियों का संकलन। अगला प्रश्न है वलयकूप कहाँ से मिला है? उत्तर दिल्ली से मिला है। इसमें गुस्लखाने, नाले और कूड़ेदान शामिल थे। अगला प्रश्न है बेरीगाजा किसका यूनानी नाम था? इसका उत्तर है भरूच का यूनानी नाम। भरूच जो है गुजरात में है, यहाँ से आयात निर्यात होता था। तो बेरीगाजा किसका यूनानी नाम था? भरूच, और यह गुजरात में स्थित है, यहाँ से आयात निर्यात होता था। अगला टॉपिक है सिक्के, और प्रश्न है भारत के सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? इन्हें कहा जाता था आहत सिक्के। यह 500 साल चले। सोने चांदी पर आहत करके या चोट करके उनको बनाया जाता था। भारत के सबसे पुराने सिक्कों को क्या कहा जाता था? आहत सिक्के। अगला प्रश्न है मथुरा नगर 2500 वर्ष पहले किसके लिए जाना जाता था? मथुरा जो है बेहतरीन मूर्तियां बनाने का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। अगला प्रश्न है 2000 वर्ष पूर्व कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन बनी थी? यह बनी थी मथुरा। कुषाणों की दूसरी राजधानी कौन बनी थी? मथुरा बनी थी। मथुरा जैन और बौद्ध केंद्र रहा। कृष्ण भक्ति का भी मथुरा केंद्र रहा। अगला प्रश्न है मथुरा अभिलेखों में वर्णन है। उत्तर सुनार का, लोहार का, बुनकर, टोकरी बनाने वालों का, माला बनाने वालों का, इत्र बनाने वालों का इसमें वर्णन है मथुरा अभिलेख में। अगला टॉपिक है शिल्प और शिल्पकार। प्रश्न है पुरा स्थलों से शिल्पों के कौन से नमूने मिले हैं? इसका उत्तर है मिट्टी के पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है कपड़ों का उत्पादन महत्वपूर्ण था। इसके केंद्र कहाँ पे मिले हैं? इसके केंद्र मिले हैं उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई। कपड़ों के केंद्र कौन थे? उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई। अगला प्रश्न है व्यापारी शिल्पकार अपने अपने संघ बनाने लगे थे जिन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे श्रेणी। व्यापारी और शिल्पकार के संघ को क्या कहते थे? श्रेणी कहते थे। अगला प्रश्न है श्रेणियों के अन्य काम क्या क्या थे? इसका उत्तर है श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध करवाना, तैयार माल का वितरण। श्रेणियां जो है बैंकों के रूप में काम करती थी। लोग पैसे जमा करते थे। धन का निवेश लाभ के लिए होता था। अगला प्रश्न है अरकामेंडू किस लिए प्रसिद्ध था? रोमन नाम है पोर्टुगा का। 2200 से 1900 में पतन हुआ था। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र की एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इसमें शराब और तेल रखा जाता था। अगला प्रश्न है अरिकामेंडू में कौन कौन से बर्तन मिले हैं? इसका उत्तर है रोमन लैंप, शीशे के बर्तन, रत्न मिले हैं। यहाँ पे छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई में उपयोग होंगे। शीशे और बहुमूल्य पत्थरों के मनके भी मिले हैं। अगला प्रश्न है प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए कौन सी लिपि का उपयोग होता था? इसका उत्तर है प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग होता था। अगला प्रश्न है अरिकामेंडू को कौन सा अभिलेख कहा जाता है? इसका उत्तर है इसको तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। अगला टॉपिक है रोम, और इसका प्रश्न है रोम का सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन था? अगस्टस। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा था रोम ईंटों का शहर था? मैंने संगमरमर का बनाया अगस्टस। अगला प्रश्न है अगस्टस ने क्या बनाया था? उत्तर रंग महल, या जिसे एम्पी थिएटर कहते हैं। लेसन नंबर 10 है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। इसका क्वेश्चन है समुद्र से लगे राज्य में सबसे उपजाऊ किसे माना जाता था? इसका उत्तर है कावेरी मैदान को। अगला प्रश्न है संगम साहित्य में मूवेंदार की चर्चा मिलती है। मूवेंदार का अर्थ है क्या? इसका अर्थ है उत्तर इसका अर्थ 3 लोगों से लिया जाता है चोल, चेर, पांड्य। अगला प्रश्न है
चोल चेर पांड्य दक्षिण भारत में कब विख्यात हुए थे, किस वर्ष हुए थे? इसका उत्तर है 2300 वर्ष पूर्व में। अगला प्रश्न है चोलों का पतन हुआ था, कहाँ पे हुआ था? इसका उत्तर है पुहार या कावेरीपट्टनम में चोलों का पतन हुआ था। अगला प्रश्न है पांड्यों की राजधानी क्या थी? पांड्यों की राजधानी मदुरई थी। अगला प्रश्न है यह लोगों से किस प्रकार का कर लेते थे? मतलब चोल चेर पांड्य लोगों से किस प्रकार का कर लेते थे? इसका उत्तर है यह लोगों से नियमित कर के बजाय उपहार लेते थे, मतलब उपहार के रूप में लेते थे। अगला प्रश्न है चोल चेर पांड्य के 200 वर्ष बाद पश्चिम में कौन आया? तो पश्चिम में आए थे सातवाहन। अगला प्रश्न है सातवाहनों का महत्वपूर्ण राजा कौन था? इसका उत्तर है गौतमी पुत्र सतकर्णी, और इनकी माता का नाम था बलश्री, और इन्होंने लेख लिखा था दान अभिलेख, इससे पता चलता है। अगला टॉपिक है रेशम। रेशम की तकनीक का विकास कितने वर्ष पहले हुआ था? तो इसका उत्तर है 7000 वर्ष पहले। अगला प्रश्न है रेशम तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई थी? रेशम तकनीक सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है चीन के लोग जिस रास्ते से व्यापार करते थे उसे क्या कहा जाता था? उसे सिल्क रूट कहा जाता था। रोम में सिल्क कब पहुंचा था? यह पहुंचा था 2000 में। अगला प्रश्न है सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे महत्वपूर्ण शासक कौन थे? इसका उत्तर है कुषाण। 2000 में पेशावर, मथुरा, तक्षशिला जो है कुषाणों के नियंत्रण में आ गए थे। उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासक कौन थे? कुषाण। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? कुषाणों ने। अगला टॉपिक है बौद्ध धर्म का प्रसार, और प्रश्न है कुषाणों का सबसे प्रसिद्ध राजा कौन था? ये था कनिष्क। 1900 में उसने बौद्ध परिषद की स्थापना की। अगला प्रश्न है बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई थी? ये लिखी गई थी अश्वघोष के द्वारा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन है अश्वघोष किसका दरबारी कवि था? अश्वघोष कनिष्क का दरबारी कवि था। सो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और इसी तरीके की वीडियो को देखने के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू वेरी मच।